वेलकम। आज बेटा हम चैप्टर 8 लोकल गवर्नमेंट स्थानीय शासन के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले भी इसी चैप्टर का हमने जो टॉपिक किया था स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन के बारे में बातचीत की थी हमने। उसमें हमने चर्चा की 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, भारत के संविधान का 73वां व 74वां संवैधानिक संशोधन के बारे में बात की, संविधान के अंदर बदलाव के बारे में बात की। अगर साधारण शब्दों में बात करें तो बेटा हमारे देश के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट थी, स्थानीय, जैसे आप पंचायत की बात करें, ठीक है ना, ग्राम पंचायत हो या फिर ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक समिति हो या फिर जिला परिषद की बात करें जिला लेवल के ऊपर, ये हम जो ग्रामीण इलाके की जो स्थानीय शासन की बात करें, इसी तरह से म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन वगैरह जो शहरों में काम करते हैं, ये 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हम लेके आए, ऐसा नहीं है कि इससे पहले ये जो संविधान में बदलाव किया, इससे पहले हमारे देश में स्थानीय शासन नाम की कोई चीज नहीं थी। जरूर थी, ठीक है ना, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला हुआ था। संविधान के अंदर उनको कैसे उनका चुनाव होने वाला है, कितना उनका टर्म होगा, कार्यकाल होगा, तो इस वजह से हो क्या रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी चला रही थी। किसी स्टेट गवर्नमेंट ने पंचायत को प्रत्यक्ष रूप से चुन लिया, किसी स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रत्यक्ष रूप से चुन लिया। किसी का जो टर्म है खत्म होने के बाद में, सपोज करो 5 साल का एक पंचायत का टर्म है, कार्यकाल, उसके चुनाव ही नहीं कराते फिर उसके बाद में, जबकि बाद में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आने के बाद में कुछ अच्छी व्यवस्था हुई। तो इस तरह से उनके पास में फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। पंचायत तो बना दी, लेकिन पंचायत के पास पैसे का कहाँ से आएगा, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो इन सब बातों को देखते हुए हम 1992 में हमारे देश की जो पार्लियामेंट ने एक अपने देश के संविधान में बदलाव किया। और उस बदलाव किस लिए किया, हम जो लोकल गवर्नमेंट है आपकी 3 टियर गवर्नमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं इसी चैप्टर में, ताकि उसके पास कुछ शक्तियां हो, उसको चुनने का एक तरीका हो, और वो कुछ जो उसका फिक्स टर्म है जैसे 5 साल, तो 5 साल तक बनी रहे, ठीक है ना। तो ये सब कुछ हम अभी आज के जो टॉपिक में हम बात करेंगे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, जो 73वां जो संवैधानिक संशोधन है वो किस तरह से कितना इम्पोर्टेंट था, और रूरल जो क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें स्थानीय प्रशासन की 3 टियर किस तरह से काम करेगी, उसके बारे में है। 74th अमेंडमेंट वो आपके शहरी इलाकों में, अर्बन एरिया के लिए है, कैसे म्यूनिसिपलिटीज होंगी, क्या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की व्यवस्था किस तरह की होगी, उनके फंक्शन क्या होंगे, उनकी शक्तियां क्या होंगी। हमारा तो आज का टॉपिक 73rd अमेंडमेंट है, तो आज हम इसी को कर लेते हैं, ठीक है बेटा। चलो मेरे साथ में बात करते हैं। देखो, स्थानीय शासन में हमने कहा कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, ठीक है ना, और फिर इस स्थानीय शासन को हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। इससे पहले स्थानीय चुनाव के लिए कोई समय सीमा नहीं थी, कब कराएंगे, स्थानीय सरकार की पावर क्या है, किस तरह से टियर ऑफ गवर्नमेंट जैसे ग्राम लेवल पे कैसे काम करने वाली है, ब्लॉक लेवल पे और या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो सब कुछ इतना क्लियर नहीं था। तो उसको हमने एक पंख लगा दिए, ठीक है ना, पंचायत को पंख लगा दिए और उनके पास में पावर आ गई है। उनका चुनने का तरीका जो है एक प्रजातंत्र जैसा, डेमोक्रेसी में जो चुनाव होते हैं उस तरह से कर दिया। और कार्य का निश्चित होने के बाद में फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहाँ से मिलने वाला है, पैसा चाहिए ना डेवलपमेंट के लिए, तो वो सब हमने निश्चित कर दिया इस प्रशासन में। उसी के बारे में बात करते हैं। तो ये 3 टियर में काम करने वाली थी, ठीक है ना। 3 टियर का मतलब 3 स्टेजेस में सरकार होनी थी।
जो ग्राम लेवल के ऊपर जिसको पहला पायदान बोले, सबसे छोटा नीचे, उसको हम बोलते थे ग्राम पंचायत। उसके बाद में एक ग्राम पंचायत के बारे में बात करेंगे, इसका चुनाव कर लेंगे, ठीक है। ग्राम पंचायत के चुनाव के बारे में हम एक साथ बात कर लेंगे कि ग्राम पंचायत के चुनाव किस तरह से होते हैं, कौन सी संस्था है जो चुनाव कराती है, तीनों की एक साथ कर लेंगे। फिर ग्राम लेवल पे एक ग्राम सभा भी होती थी, उसके जो गांव के जितने भी मेंबर्स हैं वो उस ग्राम सभा के सदस्य होते थे, ठीक है ना। गांव के पूरे मेंबर्स जो एडल्ट हैं वो सभी के सभी ग्राम सभा के सदस्य होते थे, और कहीं ना कहीं वो ग्राम सभा के सदस्य ग्राम पंचायत को काम करने में अपना प्रभाव डालते थे, राइट, यहां तक समझ गए। अब खंड लेवल पे मान लो कि ग्राम पंचायत तो किसी एक गांव के लिए भी हो सकती है या एक से अधिक गांव के लिए भी, छोटे गांव है तो एक ग्राम पंचायत दो गांव के लिए भी हो सकती है, ठीक है ना। और इसी तरह से जब ब्लॉक लेवल के ऊपर जो पंचायत होती थी उसको ब्लॉक समिति के नाम से, तालुका के नाम से कहीं पर, या फिर मंडल के नाम से बोला गया। ये आपकी मध्यवर्ती स्तर पे आ गई, मिडिल में आ गई ना, नीचे सबसे, यानी कि सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे जिला पंचायत, ग्राम पंचायत की अगर हम बात करते हैं, ये लोकल बॉडी स्थानीय शासन की बात करते हैं, सबसे हाईएस्ट लेवल हो गया जिला पंचायत, बीच में हो गया तालुका पंचायत, और सबसे छोटी होगी ग्राम पंचायत। तो ये तालुका पंचायत कई सारे ग्राम को मिला के जो होती थी वो तालुका पंचायत। इसके बाद में जिला पंचायत सबसे ऊपर वाली होती थी, ठीक है ना। तो ये 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होती थी। अब हम बात करते हैं इसका चुनाव कैसे होता था भाई। जो ये ग्राम पंचायत हो, ब्लॉक लेवल पे हो या फिर जिला पंचायत हो, इनका चुनाव कैसे होता था। पहले अप्रत्यक्ष रूप से भी कर देते थे, इलेक्शन कमीशन नहीं था, स्टेट गवर्नमेंट ही चुनाव कंडक्ट करा देती थी। लेकिन हमने जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आ गए तो फिर हमने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट को एक अथॉरिटी दे दी, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट करने का। क्या, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य में जो चुनाव हैं एमएलए वाले नहीं, ये स्थानीय प्रशासन के चुनाव के लिए देयर विल बी अ स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य चुनाव आयोग होगा, और दैट विल बी द ऑटोनोमस बॉडी। ऑटोनोमस बॉडी की जब अगर बात करते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि अपने आप में इंडिपेंडेंट होने वाली है। एक बार इसको अपॉइंटमेंट कर दिया फिर ये किसी के कंट्रोल में, किसी के नियंत्रण में। तो हमने डिस्कस किया कि कैसे जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन है, वंस इट इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना, उसके बाद में ये इट बिकम्स द ऑटोनोमस बॉडी, इंडिपेंडेंट बॉडी। इंडिपेंडेंट बॉडी का मतलब ये किसी के प्रभाव में, इन्फ्लुएंस में आके काम नहीं करने वाला है। हम बात कर रहे हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन की, ठीक है ना। स्टेट इलेक्शन कमीशन हमने कहा कि ये जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके नियंत्रण में भी काम नहीं करता है। ये चुनाव जो कराता है आपके, ये सभी चुनाव 3 टीयर गवर्नमेंट की बात की ना हमने, ग्राम पंचायत के चुनाव हो, ब्लॉक समिति के हो, जिला परिषद के चुनाव हो, इन सबको कंडक्ट कराना ये आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम बात कर लेते हैं एक बार फिर कि क्या ये इलेक्शन कमीशन बनने से पहले या फिर आप बात करें 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन आने से पहले, क्या इलेक्शन कमीशन था ही नहीं क्या? कैसे इलेक्शंस होते थे, चुनाव कैसे होते थे पंचायत के? था भाई, था, लेकिन उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था, संवैधानिक स्टेटस नहीं था। सरकार करती थी, सरकार के लिए काम करता था वो इलेक्शन कमीशन। निष्पक्ष चुनाव होने की संभावनाएं कम से कम थी, ठीक है ना। लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशंस को बहुत शक्तियां जो है हो गई, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है एक बार चुनने के बाद में किसी के इन्फ्लुएंस में काम नहीं करता, तो अपने आप में काफी इसकी जो है पावर अपने आप में बढ़ गई। और ये भी साथ में जान लीजिए कि इससे पहले होता था क्या, जब हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आया था बेटा, तो ये जो स्टेट का इलेक्शंस की बात करें, 5 साल के लिए कार्यकाल होता है सरकार का।
लेकिन 5 साल से पहले भी उसको पंचायत को आपकी सरकार, राज्य की सरकार, प्रांत की सरकार डिसॉल्व कर सकती थी और उसका कोई समय नहीं था दोबारा चुनाव कब कराएं, कैसे कराएं, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन जब से 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गया, संवैधानिक संशोधन कर दिया, तब से ये एकदम मैंडेटरी हो गया कि भाई आपको 5 साल से पहले अगर आपने सरकार को डिसॉल्व कर दिया है, पंचायत को आपने डिसॉल्व कर दिया है, या ग्राम पंचायत की बात करो या फिर ब्लॉक लेवल पे या जिला लेवल पे, तो आपको विद इन 6 मंथ्स में चुनाव कराने होंगे। ये मैंडेटरी है, आवश्यक है, कराने होंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से भी ये इलेक्शन कमीशन को भी कुछ पावर मिल गई। अब हम बात कर लेते हैं बेटा जो आपकी आरक्षण के बारे में, रिजर्वेशन। आपको पता है कि रिजर्वेशन, आरक्षण गवर्नमेंट के जॉब में, या फिर हमारे बात कीजिए कि जो दूसरे आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, शिक्षा संस्थान है, उनमें भी हमने रिजर्वेशन दिया है। किनको? शेड्यूल कास्ट को, राइट, शेड्यूल ट्राइब को, या फिर बात कर लें हम अपने बैकवर्ड को, बीसी, बैकवर्ड क्लासेस को, यानी कि जो हिस्टोरिकली जो पीछे रह गए, उनको जो डेवलपमेंट का, विकास का मौका नहीं मिला, उनको हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, या फिर बात कर लें आपके जो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, ताकि वो बाकी जो अपने सोसाइटी, समाज में उसके बराबर आ जाए, इसलिए हमने उनको आरक्षण का एक अवसर दिया है। वो एक पीरियड लिमिट के लिए था, लेकिन बाद में देखा गया कि इनको अभी भी ये बाकी लोगों के बराबर नहीं पहुंचे, और इस वजह से इनको बार बार हम लोग क्या करें, हर 10 साल बाद में रिव्यू करते गए, बढ़ाते गए। तो ये तो आरक्षण की बात होगी। हम बात करते हैं अब यहाँ पर, क्या हम पंचायत के चुनाव में, ग्राम पंचायत के चुनाव की बात कर रहा हूँ, या फिर हम ब्लॉक लेवल पे जो पंचायत है, ब्लॉक समिति, मंडल, तालुका पंचायत, क्या उसमें भी हम इलेक्शंस, इनको हम आरक्षण दे रहे हैं, या फिर जिला लेवल पे है? जी बिल्कुल, आपने सही समझा। हम यहाँ पर भी इनके लिए कुछ निर्वाचन क्षेत्र, चाहे गांव के अंदर हो, जिसमें इनकी संख्या ज्यादा है, ठीक है ना, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी ज्यादा है, तो हमने उसको उसी के लिए रिजर्व कर दिया। भाई सोचो कि गांव में ये वार्ड है, वार्ड नंबर 1 है, यहाँ पे शेड्यूल रिजर्व कर दिया कि शेड्यूल कास्ट का ही कैंडिडेट यहाँ से इलेक्शन में, चुनाव में कंटेस्ट करेगा, और बाकी वोट सभी डाल सकते हैं, दूसरी कास्ट के भी वोट डाल सकते हैं इसको, ठीक है ना, ये सभी लोग वोट डालेंगे, लेकिन जो जीतेगा, यानी कि जो चुनाव में हिस्सा ले सकता है, वो शेड्यूल कास्ट होना चाहिए। सिमिलरली हमने शेड्यूल ट्राइब के लिए किया, सिमिलरली बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी इस स्टेट में हो सकता है। तो ये बात होगी आपकी। और ये सही खाली ग्राम पंचायत लेवल पे ही नहीं है कि ग्राम पंचायत पे ही हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना, ये आपकी जो तालुका लेवल पे पंचायत है, ब्लॉक लेवल की पंचायत हो, ठीक है ना, ब्लॉक लेवल की जो पंचायत है उसमें हो, या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जिला की जो पंचायत होती है, उसके अंदर भी ये हमने प्रोविजन रखा है। अब क्या ये सिर्फ मेंबर्स के लिए है? खाली जो मेंबर्स हैं उसी के लिए हमने रखा है? पंचायत के मेंबर्स या ब्लॉक समिति के जो मेंबर्स हैं उन्हीं को हमने दिया है क्या? ब्लॉक समिति का जो चेयरमैन है या फिर जिला का जो अध्यक्ष है, जिला चेयरमैन है, उनके लिए नहीं है? बिल्कुल, गांव के सरपंच की भी किसी किसी गांव में आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व्ड है, यानी कि सरपंच बनेगा तो वहां तो या तो एससी का होगा या एसटी का होगा, ये डिपेंड करता है। उसको हमने गांव के अंदर अगर वो कम्युनिटी ज्यादा है उसको हमने उसको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए ये सिस्टम किया है। अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशंस की। बात की हमने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए। अब हम बेटा बात करते हैं कि रिजर्वेशन क्या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को ही है क्या? बाकी लोगों को कोई रिजर्वेशन नहीं है?
आपने महिलाओं के रिजर्वेशन के बारे में बात सुना होगा, क्या लेडीज को रिजर्वेशन है? महिला फीमेल का रिजर्वेशन का है तो 1/3 सीट्स, ठीक है ना, कितना 1/3 सीट्स हैं, वो जो है 33% जो बोलते हैं आरक्षण, हमने ग्राम पंचायत के चुनाव की बात करें या फिर आप ब्लॉक लेवल पे चुनाव की बात करें, फिर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद के जो चुनाव है, सभी में हमने 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है इसमें, ठीक है ना, संवैधानिक है, ऐसा कोई एहसान उनके ऊपर नहीं है, उनको ये अधिकार मिल गया है। अब क्या ये अधिकार सिर्फ सामान्य सीटों के ऊपर ही है, जनरल सीट पे ही है क्या? जनरल सीट पे ही उनको जो महिलाएं चुनाव के लिए आ सकती है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करें, ऐसा भी नहीं है। हमने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात की थी ना, एससी और एसटी की बात की थी बेटा, तो एससी और एसटी की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनमें कुछ हमने महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी, वो एससी एसटी की तो होगी ही, वो सीटें एससी एसटी के लिए होंगी, साथ में एससी एसटी के अंदर भी महिलाओं के लिए रिजर्व है, उनकी शेड्यूल कास्ट जाति से होगी लेकिन लेडीज ही कंटेस्ट कर सकती है। तो इतना आपको पता लग गया आरक्षण का जो हम बात करते हैं चुनाव के लिए। ये बात सही है कि हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए अभी तक आरक्षण नहीं दिया है उनको, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं दिया है, दैट इज द सेपरेट सब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं बेटा, हमने जो ग्राम पंचायत है, ब्लॉक समिति है, उनको कुछ सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट थे, आपने बात सुनी होगी ना स्टेट लिस्ट के बारे में, ठीक है ना, स्टेट लिस्ट और फिर सेंट्रल लिस्ट और फिर उसके बाद में कंकरेंट लिस्ट, ये तो आपने सुना हुआ है। स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून बनाने का अधिकार प्रांत को है, राज्य को, वो सारे सब्जेक्ट जिनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार संविधान में राज्यों को दिया है वो स्टेट लिस्ट। ऐसे सेंट्रल लिस्ट पे कानून बनाने का अधिकार उन विषयों पे केंद्र सरकार का, और सिमिलरली कंकरेंट लिस्ट है, उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। लेकिन कानून जो अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो गया केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में, तो केंद्र सरकार से बनाया हुआ कानून ही देश में लागू होगा। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है बेटा, यहां तक कोई डाउट नहीं। तो अब ये जो स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट हैं, कुछ सब्जेक्ट हमने स्टेट लिस्ट के अंदर रखे हैं। क्या क्या हुआ, कुछ सब्जेक्ट को हमने स्टेट लिस्ट में रखा हुआ है, उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। अब राज्य के पास में भी काफी जिम्मेवारी है। जब हमने पंचायत को ही कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया और आपके कुछ राज्य के पास में ऐसे काम थे जो नीचे लेवल के थे, ग्राम पंचायत के पास में हो सकते हैं वो सब्जेक्ट, उन पे ग्राम पंचायत काम कर सकती है, ब्लॉक की पंचायत काम कर सकती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की जिला परिषद काम कर सकती है, तो हम क्यों ना वो सारे सब्जेक्ट, वो विषय जैसे गांव में स्ट्रीट लाइट है, रोड बनाने का काम है, ये सारी जिम्मेवारी तो गांव की पंचायत को या ब्लॉक समिति को, जिला परिषद को दे सकते थे। तो हमने इसको देने के लिए विषयों का स्थानांतरण कर दिया, जो सब्जेक्ट थे जो राज्य की लिस्ट में थे वो हमने पंचायत को दे दिए, ठीक है ना। 3 टियर गवर्नमेंट की बात करें जो ग्राम लेवल पे या फिर ब्लॉक लेवल पे, या अब वो सब्जेक्ट हमने पंचायत को दे दिए, लेकिन हर राज्य में अलग अलग है, राज्य के ऊपर छोड़ दिया। कॉन्स्टिट्यूशन में भी कौन कौन से सब्जेक्ट आप देना चाहते हो पंचायत को दे सकते हो, तो उन्होंने कर दिया, ठीक है ना। तो 29 सब्जेक्ट थे जो राज्य की सूची में थे, इनकी पहचान की गई और इनको हमने 11वीं अनुसूची में डाल दिया संविधान के में। 11वीं अनुसूची में डालने का मतलब यही है, उसको 11वीं अनुसूची में डाल के आप ट्रांसफर कर सकते हो उनको। तो उन्होंने पंचायत को, पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाना है, 11वीं सूची में जो डल गया है वो पंचायत को आप कहीं ट्रांसफर कर सकते हो, और हर प्रदेश की सरकार ये फैसला करेगी इनमें से कितने जो सब्जेक्ट है 29 सब्जेक्ट में से आप जो पंचायत को देना चाहते हो। क्लियर हो गया? इज दैट क्लियर? अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 243 पंचायत का, जो आर्टिकल 243
उसका जो 6 है वो कहता है कि पंचायत की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, कि पंचायत के पास में कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी होंगे, कौन से अधिकार होंगे, जिम्मेवारियां होंगी। ये प्रदेश की विधायिका जो कानून बनाने के बाद, देखो आप कितना पंचायत को अधिकार देना चाहते हो, ये राज्य की सरकार, राज्य की विधायिका, वहां की विधानसभा डिसाइड कर सकती है। किसी राज्य में पंचायत के पास ज्यादा अधिकार है, किसी के पास कम भी है, तो ये राज्य सरकार डिसाइड करती है, कानून बना के ऐसा कर देती है। तो ऐसी शक्ति राज्य की विधानसभा के पास है, पंचायत को कितना पावर देना चाहती है। कोई पंचायत हो सकता है छोटे मोटे डिसीजंस देने में, कोई फैसले देने में भी उनको दे सकती है, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है विधानसभा के पास। अब हम बात करते हैं, भाई इतनी बातें की हमने, पैसा कहां से आएगा, बगैर पैसे कैसे डेवलपमेंट, रोड का, स्ट्रीट लाइट का, ये कैसे काम करेंगे पंचायत, ये भी तो जरूरी है ना बेटा बात करना। तो इसके लिए भी हमने एक रास्ता निकाला, स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, राज्य वित्त आयोग, राइट। आप नीचे देख पा रहे हो राज्य वित्त आयोग लिखा हुआ है। ये स्टेट फाइनेंस कमीशन ये जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है हर 5 साल के लिए नियुक्त होता है, ठीक है ना, हर बार, हर 5 साल बाद में। अब ये स्टेट फाइनेंस कमीशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये भी देखने वाली बात है। ये बेटा स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग, ये क्या करता है, राज्यों की जो पंचायतें हैं, चाहे ब्लॉक लेवल हो या फिर आपकी ग्राम पंचायत हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, इनका जो है बीच बीच में ना थोड़ा सा देखता है कि इनके पास में पैसे कितने हैं, ठीक है ना, उनका जायजा लेता है आर्थिक इकोनॉमिक स्टेटस का, कि पंचायत के पास कितना पैसा। सरकार के पास तो पूरा रिकॉर्ड है कि कितने पैसे देखे हैं, और फिर सरकार के पास टोटल कितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आया या उसके पास में टैक्स से कलेक्ट हुआ है, और वो फिर डिसाइड करते हैं कि भाई हमको कितना प्रदेश और स्थानीय शासन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कि जो हरियाणा राज्य की सरकार अगर ऐसा करती है तो फाइनेंस कमीशन देखेगा हरियाणा के पास पैसा कितना है, स्टेट के पास कितना रहना है, पंचायत के पास ये जो आपके स्थानीय शासन को कैसे देना है। अब स्थानीय शासन में दो आगे, एक तो शहरी का हो गया अर्बन जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, और दूसरा हो गया ग्राम का, तो इन दोनों के बीच में डिवाइड करने का काम भी करता है। इसी के साथ आज का ये जो टॉपिक है आपका बेटा कंप्लीट हो जाता है। मुझे आशा है कि आप पूरा समझ पाए होंगे कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस बारे में है, इसमें कोई शक नहीं होगा। हमने 3 टियर गवर्नमेंट के बारे में बात कर ली, वो कौन सी होगी, ग्राम पंचायत, खंड और जिला पंचायत, ठीक है ना। इसके बाद में हमने बात की चुनाव कैसे होते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन क्रिएट किया गया, उसको कौन अपॉइंटमेंट देता है, सरकार देती है, ठीक है। नमस्कार, बाद में मिलते हैं।